मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं और नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं कि Au एंड प्लैटिनम आर सच नोबल मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद एनी एसिड, दे ओनली डिजॉल्व इन एक्वा रीजिया। तो हमने देखा था कि गोल्ड और प्लैटिनम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी कि गोल्ड और प्लैटिनम सिर्फ और सिर्फ किस में डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके लिए ब्रह्मास्त्र लाना पड़ता है। ब्रह्मास्त्र का नाम है एक्वा रीजिया। इसका क्या कंपोनेंट है? कंपोनेंट है कौन से, इसमें दो चीज़ होती हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 3:1 के रेशियो में होता है। अच्छा, कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे HCl और HNO3 ध्यान रहता है, लेकिन जिस HNO3 के साथ 3 है तो यहाँ पे 1 आएगा। HCl के साथ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो जहाँ 1 है वो ज़्यादा लेना है, वो ट्रिपल अमाउंट में लेना है, और जहाँ 3 है उसको सामने 1 आएगा, यानी कि 3:1 में होता है HCl और HNO3। या फिर आप इसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी ध्यान रख सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में ये चीज़ आएगी कि 1 यहाँ पे था तो 1 यहाँ आएगा, और 3 यहाँ पे था तो 3 यहाँ आएगा। बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का रेशियो कितना होता है? 3:1 का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो रिएक्शन किस तरीके से चलती है। तो गोल्ड की रिएक्शन होती है HNO3 और HCl के साथ और बनता है क्लोरोऑरिक एसिड। ठीक है, क्लोरोऑरिक एसिड बनता है, यानी कि गोल्ड 0 से किस में चले जाता है? +3 में चले जाता है। इसी तरीके से प्लैटिनम भी किस में चले जाता है? +4 में चले जाता है। इसे कहते हैं क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। साथ में NO गैस बन जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, Cl -1 में ही रहता है। तो यहाँ पे देख के क्या लग रहा है? देख के हम बता सकते हैं क्या कि नाइट्रोजन +5 में था और नाइट्रोजन +2 में चला गया। यहाँ भी नाइट्रोजन +5 में था, +2 में चला गया। Cl -1 में ही बना हुआ है। हाइड्रोजन तो +1 में था ही और Cl भी -1 में बना हुआ है। तो Cl का ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, लेकिन ये चीज़ एकदम गलत हो जाएगी अगर हम बोल देंगे कि गोल्ड का ऑक्सीडेशन किसने कराया या प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन किसने कराया। तो लग तो रहा है HNO3 ने कराया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसा है भाई, ये जान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको जानते हैं। तो भाई जब HNO3 की इसमें HCl डाला जाता है, तो HCl जब डालते हैं तो HCl ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ा देता है HNO3 की। क्यों बढ़ा देता है? और ये कैसे बढ़ा दिया? क्योंकि जैसे जैसे H+ बढ़ता है वैसे वैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। तो HNO3 में HCl डाल देंगे तो HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बढ़ जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बढ़ जाएगा। और HCl आया था HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बढ़ाने, और HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बढ़ाया और इसने HCl को ही ऑक्सीडाइज कर दिया। क्या? जिसने ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बढ़ाया उसी को ऑक्सीडाइज कर दिया। HCl आया था मदद करने, इसी का गेम कर दिया। ठीक, इसी का गेम बजा डाला, बैंड बजा डाला। क्या करा? Cl को -1 से 0 में पहुंचा दिया। नेसेंट क्लोरीन बनी यहाँ पे। क्या बनी? नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, तो नेसेंट क्लोरीन बनी यहाँ पे। ठीक है, नेसेंट क्लोरीन बनी और साथ में +5 से किस में रिड्यूस हो गया? +2 में नाइट्रिक ऑक्साइड साथ में बनी। तो Cl ने कहा ये क्या करा तूने मेरे साथ यार? अरे मैं आया तेरे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ाने, तूने मेरे को ही ऑक्सीडाइज कर दिया, मैं क्या करूँ? नेसेंट क्लोरीन बन गई। तो HNO3 बोला भैया आप अपनी शक्ति भूल रहे हो बड़े भाई फ्लोरीन के चक्कर में आप अपनी शक्तियाँ भूल ही गए हो। मैं याद दिलाता हूँ, याद करो पीरियोडिक टेबल में जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ते हैं तो भैया क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपकी है। तो एटम के रिस्पेक्ट में बात करें, एटम के टर्म्स में बात करें तो इलेक्ट्रॉन आपसे बेहतर कोई ले ही नहीं सकता है। फ्लोरीन की भी औकात नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपकी एटम के फेज में अगर हम बात करें तो फ्लोरीन से भी ज़्यादा है। तो भैया ने कहा भाई कह तो आप तुम बिल्कुल सही रहे हो यार, तो आप ही हो, HNO3 बोला, जो गोल्ड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक, आप ही हो जो गोल्ड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो क्या करेगा ये फिर? नेसेंट क्लोरीन करेगा गोल्ड का ऑक्सीडेशन। ऊपर वाली रिएक्शन को देख के लग रहा है कि HNO3 ने गोल्ड को ऑक्सीडाइज करा है। HNO3 ने नहीं करा है। HNO3 ने तो
क्लोरीन को, क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करके नेसेंट क्लोरीन बनाया, और फिर नेसेंट क्लोरीन को इसकी शक्तियाँ याद दिलाई कि अगर आप इलेक्ट्रॉन लेने पे आ जाओ एटम में, आप अगर एटम के टर्म्स में बात करें तो आप इलेक्ट्रॉन अगर लेने पे आ जाओ तो आपसे बेहतर इलेक्ट्रॉन कोई खींच ही नहीं सकता है। तो फिर क्या करेगा, गोल्ड क्लोरीन से क्लोरीन जो है, नेसेंट क्लोरीन जो है वो गोल्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। भाई गोल्ड से, इतने नोबल मेटल से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इतनी ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है। ठीक है, तो गोल्ड से इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा, और गोल्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में, +3 में, और Cl रिड्यूस हो जाएगा Cl नेगेटिव में। तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन कर दिया किसने, नेसेंट क्लोरीन ने। ठीक है, फिर क्या होगा, AuCl3 HCl के साथ मिलके क्या बना लेगा, HAuCl4 बना लेगा, जिसे आप क्लोरोऑरिक एसिड कहते हो। जब आप नेट रिएक्शन लिखोगे तो ये नेसेंट क्लोरीन कट जाएगा, जिसने सारा काम करा, जिसने सारी रिएक्शन करी थी, वो कहीं अंत में दिख ही नहीं रहा नेट रिएक्शन में। लेकिन जो गोल्ड का ऑक्सीडेशन करा वो किसने करा, आपका नेसेंट क्लोरीन ने करा, ना कि HNO3 ने करा। ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीडेशन HNO3 ने करा, लेकिन ऑक्सीडेशन वास्तविकता में गोल्ड का किसने करा है, नेसेंट क्लोरीन ने करा है। HNO3 ने HCl का ऑक्सीडेशन करके नेसेंट क्लोरीन बनाया, फिर नेसेंट क्लोरीन ने गोल्ड का ऑक्सीडेशन करके उसे +3 में लेके गया है, और फिर तो सिंपल सी हमारा HCl के साथ क्लोरोऑरिक एसिड बना है। तो ये है असली चीज़। ये बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखो ये रिएक्शन दी हुई है, आपको समझ में आनी चाहिए। प्लैटिनम की रिएक्शन भी इसी तरीके से होगी, प्लैटिनम की रिएक्शन भी इसी तरीके से होगी। वहाँ पे क्लोरोप्लैटिनिक एसिड होगा, मैकेनिज्म उसका सिमिलर ही होगा। HNO3 पहले HCl को ऑक्सीडाइज करके नेसेंट क्लोरीन बनाएगा, देन नेसेंट क्लोरीन प्लैटिनम को ऑक्सीडाइज कर देगा, और फिर प्लैटिनम क्लोराइड HCl के साथ रिएक्ट करके क्लोरोप्लैटिनिक एसिड यानी कि H2PtCl6 बना लेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। एक्वा रीजिया की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र है, जिसमें गोल्ड और प्लैटिनम भी डिसॉल्व हो पाते हैं। गोल्ड और प्लैटिनम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड, किसी भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इवन कंसनट्रेटेड HNO3 को अलग से अगर रिएक्शन कराएंगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी। कंसनट्रेटेड HCl को सेपरेटली अगर गोल्ड और प्लैटिनम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी। सिर्फ इस अगर रेशियो में इनको लिया जाएगा, जिसको एक्वा रीजिया बोलेंगे, ब्रह्मास्त्र बनेगा, तभी गोल्ड और प्लैटिनम डिसॉल्व होंगे इसमें, वरना गोल्ड और प्लैटिनम को कोई भी एसिड डिसॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये पूरा गेम खेला किसने, नेसेंट क्लोरीन ने खेला है। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए। अब ये कौन आ गए भाई, बप्पी लहरी आ गए, और ये एक हमारी सुंदर सी कन्या आ गई। ठीक है, तो ये क्या है भाई, अल्टीमेटली देखो इन्होंने सोना पहन रखा है। ठीक है, सोना बहुत बढ़िया पहन रखा है इन लोगों ने। तो भाई सोना इतना महंगा आता है, अच्छा खासा महंगा सोना होगा। ठीक है, करोड़ों का यहाँ पे सामान है इस समय देखो। ठीक है, तो करोड़ों हैं यहाँ पे, तो इतने करोड़ों के सोने इन लोगों ने पहन रखे हैं, लोग पहनते हैं, तो भाई इसकी प्योरिटी तो चेक करनी पड़ती होगी। ठीक, आप तो एक हॉलमार्क देख लेते हो कि हॉलमार्क साइन होता है, उससे पता कर लेते हो। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम गोल्ड की प्योरिटी चेक कर पाएँ? बिल्कुल है एक तरीका। ठीक है, तो सोने पुराने ज़माने में जो गोल्ड कॉइन्स होते थे, जो राजा महाराजा के टाइम पे, उनकी प्योरिटी कैसे चेक करी जाती थी? तो स्ट्रॉन्ग एसिड से करी जाती थी। भाई गोल्ड एक नोबल मेटल है। ठीक है, तो क्या करा जाता है, गोल्ड एक नोबल मेटल है। देखो इसको क्या करा जाता है, एक ब्लैक स्टोन पे, अगर कोई भी गोल्ड कंटेनिंग आइटम होता है तो उसको ब्लैक स्टोन पे या ब्लैक सरफेस पे रब करा जाता है, जिसकी वजह से एक उस गोल्ड पे एक मार्क आ जाता है। ठीक है, जब वो मार्क आ जाता है तो उस मार्क पे नाइट्रिक एसिड अप्लाई करा जाता है। अगर वो मार्क डिसॉल्व हो जाता है तो ये बात क्लियर है कि रिएक्शन हो गई है। और नाइट्रिक एसिड में अगर कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व हो गया है तो कोई भी रहा होगा, गोल्ड तो नहीं रहा होगा, क्योंकि गोल्ड और प्लैटिनम सिर्फ और सिर्फ एक्वा रीजिया में डिसॉल्व होते हैं और किसी चीज़ में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर मार्क लेकिन डिसॉल्व नहीं होता है तो फिर एक्वा रीजिया
अप्लाई करा जाता है मार्क पे, और अगर एक्वा रीजिया अप्लाई करने के बाद मार्क रिमूव हो गया तो ये प्रूव हो जाता है कि जो गोल्ड है वो जेन्युइन है। तो गोल्ड की प्योरिटी इस तरीके से टेस्ट करी जाती है, ठीक है, एक्वा रीजिया और कंसनट्रेटेड HNO3 की मदद से देखी जाती है। पहले कंसनट्रेटेड HNO3 अप्लाई करा जाता है मार्क पे, ठीक है, मार्क बनाया जाता है ब्लैक सरफेस पे रब करके गोल्ड कंटेनिंग आइटम पे। तो गोल्ड कंटेनिंग आइटम पे एक ब्लैक सरफेस पे रब करने से एक मार्क आया। जब वो मार्क पे नाइट्रिक एसिड अप्लाई करा, अगर वो मार्क डिजोल्व हो गया तो वो आइटम गोल्ड नहीं था, लेकिन अगर मार्क रह गया तो फिर एक्वा रीजिया अप्लाई करा जाता है, और एक्वा रीजिया अप्लाई करने पे अगर मार्क रिमूव हो गया तो ये प्रूव हो जाता है कि गोल्ड जो है वो जेन्युइन है, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम प्योरिटी ऑफ गोल्ड चेक कर सकते हैं केमिस्ट्री की मदद से, HNO3 की मदद से, एक्वा रीजिया की मदद से, ठीक है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। बाकी और भी बहुत तरीके हैं, अब तो ये वाले तरीके नहीं यूज़ करते हैं, अपडेटेड तरीके यूज़ करते हैं, लेकिन हमने एक तरीका देखा जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और पुराने ज़माने में इसको यूज़ करा जाता भी था, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, फेंको नहीं बेकार आलू। तो बेकार आलू हो जाए तो आज से ध्यान रखना, उसे फेंकना नहीं है, ठीक है। अगर नहीं फेंकोगे तो मम्मी ज़रूर मारेंगी, तो ध्यान रखना, मम्मी कोई बात मत बोलना कि फेंको नहीं बेकार आलू, लेकिन ट्रिक ज़रूर ध्यान रख लो, फेंको नहीं बेकार आलू। क्यों? क्योंकि वो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाती है। तो बेकार आलू को क्यों नहीं फेंकना है? तो फेंको नहीं बेकार आलू इसलिए क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड बन गई है उनके ऊपर, और कंसनट्रेटेड HNO3 से वो रिएक्ट नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। कंसनट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन देखते हैं। कंसनट्रेटेड HNO3 70% HNO3 को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है या हाइड्रोजन से कम है, उनसे भी रिएक्ट कर सकता है। सिर्फ गोल्ड और प्लैटिनम से रिएक्शन नहीं होगी, और फेंको नहीं बेकार आलू से रिएक्शन नहीं होगी। इसके अलावा सभी से रिएक्शन कर सकता है। रिएक्शन एनायन के दम पे होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। एनायन के दम पे होगी तो रिडक्शन किसका होगा? एनायन का होगा। कंसनट्रेटेड HNO3 NO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और नाइट्रेट आयन, ठीक है, मीडियम में प्रेजेंट होगा, तो मेटल नाइट्रेट आपका बेसिकली बन जाएगा, ठीक है। ये बात हुई जब कंसनट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन हो रही है मेटल्स के साथ। अगर डाइल्यूट HNO3 20% HNO3 की रिएक्शन हो रही है तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, मेटल जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, और ऐसे मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। लेकिन एक मेटल ऐसा है जो रिएक्शन किसकी तरह करता है, जिसकी रिएक्टिविटी तो हाइड्रोजन से ज़्यादा है लेकिन रिएक्शन करता है उन मेटल्स की तरह जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, वो है लेड। तो लेड है तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव, लेकिन रिएक्शन होती है उन मेटल्स की तरह जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। गोल्ड और प्लैटिनम तो रिएक्शन करते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्वा रीजिया के साथ रिएक्शन करते हैं। तो कंसनट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट हो, वेरी डाइल्यूट हो, वेरी वेरी डाइल्यूट हो, गोल्ड प्लैटिनम की रिएक्शन कभी नहीं होगी, ठीक है। तो डाइल्यूट HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एसिड ही है तो सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो अंतर क्या है भाई? ऐसे मेटल्स के साथ अगर ये रिएक्ट करता है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो एनायन के दम पे ही रिएक्शन हो रही है, लेकिन रिडक्शन ऑफ एनायन भी हो रहा है। लेकिन रिडक्शन किस में हो रहा है? प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे N2O बन रही है और नीचे वाले केस में NO बन रही है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है उनकी डाइल्यूट HNO3 के साथ बढ़िया से रिएक्शन होगी, जल्दी रिएक्शन होगी, हंस के रिएक्शन होगी, क्योंकि ऐसे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो हंस के रिएक्शन होगी तो N2O गैस मिलेगी, लाफिंग गैस मिलेगी। लेकिन डाइल्यूट HNO3 क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो ऐसे मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, लेकिन रिएक्शन अब उतना हंस के नहीं होगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन होगी लेकिन गैस बनने वाला प्रोडक्ट अलग अलग है। बाकी मेटल तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही, तो मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही तो मेटल का तो मेटल तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा ही, खुद का तो ऑक्सीडेशन कराएगा ही, तो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नाइट्रेट आयन सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। इसको मिला के मेटल नाइट्रेट भी लिख सकते हो। मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही, लेकिन बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है।
अगर डाइल्यूट HNO3 ऐसे मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, बस लेड नहीं होना चाहिए, तो बाय प्रोडक्ट बनेगा N2O गैस। और अगर डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन ऐसे मेटल्स के साथ हो रही है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है और या फिर लेड के साथ हो रही है, तो बाय प्रोडक्ट बनेगा NO गैस। मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही। एक एक्सेप्शन है कि टिन के केस में अमोनियम नाइट्रेट बनता है बाय प्रोडक्ट। टिन के केस में अमोनियम नाइट्रेट बनता है, ये आगे बात करेंगे, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें वेरी डाइल्यूट HNO3 और वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, तो दोनों नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो वेरी डाइल्यूट HNO3 सिर्फ उन्हीं मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, लेकिन लेड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। रीज़न सेम, ये तो उन मेटल्स की तरह रिएक्ट करता है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। तो भाई ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो रिएक्शन H+ के दम पे होगी। ठीक है, रिएक्शन H+ के दम पे होगी। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बिल्कुल याद होना चाहिए कि वेरी डाइल्यूट HNO3 के केस में क्या प्रोडक्ट बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है। ध्यान रखो, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, ये भूलना मत। ये सभी प्रोडक्ट ध्यान होने चाहिए। कंसनट्रेटेड HNO3 में क्या बनेगा, NO2 बनेगा। डाइल्यूट HNO3 में अगर रिएक्टिविटी ऐसे मेटल के साथ रिएक्शन इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो N2O बनेगा। डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन ऐसे मेटल के साथ है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है तो NO बनेगा। और वेरी डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन हो रही है तो उन्हीं मेटल्स के साथ रिएक्शन हो सकती है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वेरी डाइल्यूट HNO3 नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो इस वजह से अब प्रोडक्ट ध्यान रखना अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, बाकी मेटल नाइट्रेट तो हर केस में बनेगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेटल नाइट्रेट यहाँ भी बनेगा, लेकिन वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। ये सिर्फ उन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी सिर्फ 2 ही मेटल के साथ रिएक्ट करता है, वो है M और M, यानी कि मैग्नीशियम और मैंगनीज़ के साथ ही रिएक्ट करता है। सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज़ के साथ ही वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करता है, और इस केस में जो गैस बनती है वो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ध्यान रखना कौन सा टाइप का HNO3 किन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा और बाय प्रोडक्ट में कौन सी गैस बनेगी। मेटल नाइट्रेट तो सब में बनेगा ही। कंसनट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो सभी मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है। एक फेंको नहीं बेकार आलू, और AuPT के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सिंपल चीज़ है, NO2 गैस बाय प्रोडक्ट बनेगा। डाइल्यूट HNO3 अगर उन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो N2O गैस बनेगी। और डाइल्यूट HNO3 अगर उन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है और लेड है, तो बाय प्रोडक्ट में NO गैस बनेगी। वेरी डाइल्यूट HNO3 में बाय प्रोडक्ट में अमोनियम नाइट्रेट बनेगी, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो सिर्फ उन्हीं मेटल के साथ रिएक्ट करेगा जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, सिर्फ 2 M के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, और बाय प्रोडक्ट में H2 गैस बनती है। मेटल नाइट्रेट तो सब में ही बनता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये HNO3 के प्रोडक्ट और रिएक्शन थी, आराम से आपको समझ में आना चाहिए। समराइज करते हैं। समराइज अगर हम करें तो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कौन रिएक्ट कर सकता है? AuPT को छोड़ के बाकी सारे जो मेटल हैं वो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, NO2 गैस बन जाएगी। कंसनट्रेटेड HNO3 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो NO2 गैस बनेगी। ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो सभी मेटल रिएक्ट कर सकते हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है और जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। सिर्फ AuPT रिएक्शन नहीं करेंगे। और कौन से नहीं करेंगे? फेको नहीं बेकार आलू नहीं करेंगे, क्योंकि वो कॉन्क HNO3 के साथ पैसिविटी दिखाते हैं, वो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम डाइल्यूट HNO3 की, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ अगेन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो सभी मेटल रिएक्ट कर लेंगे एक्सेप्ट AU एंड PT। इसके साथ फेको नहीं बेकार आलू भी रिएक्ट कर लेंगे, क्योंकि फेको नहीं बेकार आलू सिर्फ कॉन्क HNO3 के साथ पैसिविटी दिखाते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ नहीं दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो टिन का तो एक्सेप्शनल केस होता है, लेकिन ली से नी तक यानी कि लिथियम से निकल तक डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्शन होगी तो हंस के रिएक्शन होगी, N2O गैस मिलेगी। ठीक, मेटल नाइट्रेट तो साथ में मिल ही रहा है। ठीक है, टिन के केस में जब रिएक्शन होगी डाइल्यूट HNO3 की तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, यानी कि वेरी डाइल्यूट HNO3 की तरह रिएक्शन होगी। बाय प्रोडक्ट वही बनेगा, वेरी डाइल्यूट HNO3 वाला। ठीक है, ऐसे ही मेटल्स
ऐसे मेटल्स के साथ जब रिएक्शन होगी डाइल्यूट HNO3 जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, इसमें लेड भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो लेड और ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, इन मेटल्स की जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन होगी जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो बाय प्रोडक्ट में NO गैस बनेगी और साथ में मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा। वेरी डाइल्यूट HNO3 एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो सिर्फ उन्हीं मेटल्स के साथ रिएक्शन कर सकता है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, एक्सेप्ट लेड। तो लिथियम से टिन तक रिएक्शन हो जाएगी वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, बाय प्रोडक्ट में अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, मेटल नाइट्रेट तो बन ही जाएगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। और वेरी डाइल्यूट HNO3 सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्शन करेगा और मेटल नाइट्रेट के साथ साथ बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस बनेगी इस केस में। और AU और PT सिर्फ और सिर्फ एक्वा रिजिया यानी कि 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड दोनों कॉन्की होने चाहिए दबादब, और उसी के साथ रिएक्शन होगी और बाय प्रोडक्ट में NO गैस बनेगी। ऑक्सीडेशन कौन कराता है AUPT का? नेसेंट क्लोरीन कराता है। HCl ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ा देता है HNO3 का, और HNO3 HCl का ऑक्सीडेशन करा देता है, फिर नेसेंट क्लोरीन बनता है, नेसेंट क्लोरीन AUPT का ऑक्सीडेशन कराते हैं। और क्लोरो प्लैटिनिक एसिड बन जाता है PT के केस में। और AU के केस में क्या बनता था? AU के केस में हमारा क्लोरोऑरिक एसिड बन जाता था, HAUCl4 बन जाता था, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जिंक की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट NCERT में दिया है, कंसनट्रेटेड HNO3 डाइल्यूट HNO3 वेरी डाइल्यूट HNO3। तो कॉन्क HNO3 के साथ NO2 बनेगा। डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन किसके साथ है? उन मेटल के साथ है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो N2O गैस बनेगी, ठीक है। बस ध्यान रखना यहाँ पे लेड नहीं होना चाहिए। और वेरी डाइल्यूट HNO3 है, वेरी डाइल्यूट HNO3 है, और ये एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो इसकी रिएक्शन किस मेटल के साथ होगी? सिर्फ और सिर्फ उस मेटल के साथ होगी जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो भाई ज़्यादा है, ठीक है। साथ में यहाँ पे लेड अगेन नहीं होना चाहिए। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। जिंक नाइट्रेट तो सभी में बन जाएगा। अब कॉपर की बात करें तो कॉन्क HNO3 के साथ तो सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी, NO2 गैस बन जाएगी। कॉन्क में तो NO2 ही मिलेगा हमेशा और मेटल नाइट्रेट ही मिलेगा। डाइल्यूट HNO3 में अब ऐसे मेटल के साथ रिएक्शन है जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो हंस के रिएक्शन नहीं होगी और NO गैस मिलेगी। अगर यहाँ पे इसकी जगह टिन होता तो बस वेरी डाइल्यूट HNO3 की तरह ही रिएक्शन हो जाती है। डाइल्यूट के केस में भी वेरी डाइल्यूट की तरह रिएक्शन होती है और क्या बनता? अमोनियम नाइट्रेट बन जाता। अब वेरी डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन सिर्फ किस मेटल के साथ हो सकती है? सिर्फ ऐसे मेटल के साथ हो सकती है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, क्योंकि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, और वेरी डाइल्यूट HNO3 एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केस ध्यान रखो, टिन का कॉन्क HNO3 के साथ जब भी रिएक्शन होगी NO2 ही बनेगा। डाइल्यूट HNO3 के साथ मैंने बताया कि वेरी डाइल्यूट की तरह ही केस होता है और अमोनियम नाइट्रेट ही बनता है, मेटल नाइट्रेट तो साथ में बनेगा ही। तो डाइल्यूट का केस क्लियर है, वेरी डाइल्यूट का क्लियर है। डाइल्यूट HNO3 जब भी टिन के साथ लिखा हो तो ये है वेरी डाइल्यूट ही, इसको ये मान के चलो, और अमोनियम नाइट्रेट ही मिलेगा इसमें, इंपॉर्टेंट बात है। और कंसनट्रेटेड HNO3 के केस में टिन +4 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो ध्यान रखना मेटास्टैनिक एसिड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा एक्सेप्शन, आपको ध्यान होना चाहिए। कंसनट्रेटेड HNO3 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, NO2 गैस मिलती है। डाइल्यूट HNO3 ऐसे मेटल के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो हंस के रिएक्शन होती है, हंस के रिएक्शन होती है। लेकिन क्या बनता है? N2O गैस बनती है। लेकिन टिन के केस में अमोनियम नाइट्रेट ही बनती है, जो कि वेरी डाइल्यूट के केस में बनती है। तो वेरी डाइल्यूट के केस में तो अमोनियम नाइट्रेट ही बनेगी, लेकिन डाइल्यूट के केस में भी अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगी टिन के केस में, ठीक है। तो जब आप गाना गाते हो, जब सॉन्ग गाते हो तो हंस नहीं सकते हो, गाना गाते हुए हंस नहीं सकते हो। इस वजह से लाफिंग गैस सॉन्ग के टाइम नहीं बनेगी और अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। और कॉन्क HNO3 में जो टिन का प्रोडक्ट बनेगा वो मेटास्टैनिक एसिड बनेगा, H2SnO3 बनेगा, मेटल नाइट्रेट नहीं बनेगा। ये बात ध्यान होनी चाहिए,
ठीक है। तो अब यही रिएक्शन है मेटल की, आपको समझ में आएगी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कॉपर की रिएक्शन देख ली, जिंक की रिएक्शन देख ली, पैसिविटी देख ली, कौन KCnO3 के साथ कौन बनाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब नॉन मेटल जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होगी, कौन KCnO3 NO2 में आ जाएगा, और जो भी नॉन मेटल हैं वो पेरेंटिक में चले जाएंगे, कार्बन H2CO3 में जाएगा, जो कि CO2 और वाटर में टूट जाएगा। तो नॉन मेटल जितने भी होंगे वो पेरेंटिक में चले जाएंगे। अच्छा, यूज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या है, फर्टिलाइज़र में है, अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, और अमोनियम नाइट्रेट बनाने में यूज़ करा जा सकता है नाइट्रिक एसिड का, और इसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करा जाता है अमोनियम नाइट्रेट को। ठीक है। बाकी नाइट्रो ग्लिजरीन वगैरह बनाने में भी यूज़ करा जाता है। नाइट्रोग्लिजरीन का सिंपल है ग्लिजरॉल प्लस नाइट्रिक एसिड, ये ग्लिजरॉल है और ये नाइट्रिक एसिड है। ठीक है। ऐसे घेरा बना के आप पानी निकाल दोगे, HOH करके पानी निकाल दोगे। HNO3 एक एसिड है तो क्या देगा, H+ देगा, और CH2OH ग्लिजरॉल है, एल्कोहल है, तो इसका OH लोगे और HNO3 का H लोगे, तो यहाँ से क्या वाटर आप निकालोगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, जिसको आप नाइट्रोग्लिसरीन बोलोगे। ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, ये चेस्ट पेन को कम करने में काम आती है। एक बीमारी होती है एंजाइना, एंजाइना में क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है हार्ट तक वो थोड़ा सा रुक जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी चेस्ट पेन होता है। बेसिकली एक हार्ट की कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो टू हार्ट क्या है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन है। तो नाइट्रोग्लिसरीन है जो कि वेजो डायलेशन का काम करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है, वेजो डायलेटर होता है, जिसकी वजह से रिलीफ मिल जाता है चेस्ट पेन में। ठीक है। तो जेईई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बायोलॉजी को लिंक करके क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस 2025 में देखने को मिल जाए। ठीक है। अगली आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वाली रिएक्शन है। कौन KCnO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में टोलुइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सप्लोजिव होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बनता है। ठीक है। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है और हमारा ट्राइनाइट्रोटोलुइन में कन्वर्ट हो जाता है। जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी रिएक्शन होती है, बहुत फेमस रिएक्शन होती है, फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना। फिनॉल प्लस कौन KCnO3 पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जेईई एडवांस 2024 में भी देखी गई है रिएक्शन। ठीक है। लेटेस्ट जेईई एडवांस 2024 में देखी गई है। बाकी ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछी गई है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ। बाकी आपको मैकेनिज्म और क्या क्या इसकी चीज़ें हैं वो तो सब ऑर्गेनिक में क्लियर होंगी। ठीक है। पिकलिंग आपको समझ में आनी चाहिए कि पिकलिंग में HNO3 का यूज़ करा जाता है। पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, पिकलिंग का क्या मतलब है भाई, पिकलिंग होती है कि एक ये पिकलिंग जो यहाँ पे इम्प्योरिटी लग गई, जब आप स्टेनलेस स्टील की पिकलिंग करोगे तो उससे पहले यहाँ पे क्या है, देखो रस्ट लगी हुई है, थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटी है, तो क्या करोगे, इससे थिन लेयर ऑफ मेटल रिमूव करोगे, जिससे क्या होगा, जब थिन लेयर ऑफ मेटल रिमूव करोगे तो भाई सारी इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, रिमूव हो जाएंगी। जो भी रस्ट वगैरह होगी वो सब रिमूव हो जाएगी। कोई ऑक्साइड की लेयर बनी होगी तो वो रिमूव हो जाएगी। एक थिन लेयर ऑफ मेटल रिमूव हो जाएगा, एक थिन लेयर ऑफ मेटल को हटाओगे, जिसके साथ साथ जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सब हट जाएंगी, रस्ट वगैरह होगी हट जाएगी, ऑक्साइड की कोई लेयर होगी वो सब हट जाएगी। और ये प्रोसेस के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, ये प्रोसेस के लिए आपको HNO3 का यूज़ करना पड़ता है। बेसिकली HNO3 से भी कर सकते हैं और HF से भी कर सकते हैं। तो HNO3 और HF से ये चीज़ यूज़ करी जाती है। कई बार कई केसेस में इसका मिक्सचर भी लिया जाता है, यानी कि HNO3 और HF का मिक्सचर से भी पिकलिंग करी जाती है। HNO3 और HF के मिक्सचर से पिकलिंग करी जाती है। पिकलिंग मतलब वही रिमूवल ऑफ मेटल लेयर, जिसके साथ साथ इम्प्योरिटीज़, रस्ट वगैरह, ऑक्साइड की लेयर वगैरह निकल जाए, तो HNO3 का यूज़ करा जाता है इसमें। ठीक है। एक होता है मेटल एचिंग, मेटल एचिंग में भी HNO3 का यूज़ करा जा सकता है, यानी कि मेटल पे जो कि डिज़ाइन बनाए जाते हैं, या फिर आपने मेटल की नेम प्लेट देखी होंगी, इसके ऊपर ये AIR एयरक्राफ्ट लिखा गया, तो ये पूरा डिज़ाइनिंग ही तो करी गई है। तो ये
कैसे पॉसिबल हो पाता है ये, इसके लिए मेटल को आपको रिमूव करना पड़ेगा। पूरा मेटल रिमूवल एक प्रोसेस होता है जिसमें अगेन आपका HNO3 का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो एचिंग ऑफ मेटल में HNO3 का यूज़ करा जाता है। ठीक है, रॉकेट, अगर हम बात करें रॉकेट फ्यूल, तो रॉकेट जो हमारे प्रोपेलेंट होते हैं, केमिकल जो प्रोपेलेंट होते हैं, वो मेनली रिडॉक्स केमिस्ट्री पे काम करते हैं, जिसमें कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि फ्यूल में, तो जो कि हमारा रॉकेट फ्यूल होते हैं उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हम HNO3 का यूज़ कर सकते हैं रॉकेट फ्यूल में। HNO3 कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रॉकेट फ्यूल। ठीक है, रॉकेट फ्यूल में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन पे वो बेस्ड होता है रॉकेट फ्यूल। ठीक है, तो इसी तरीके से रॉकेट लॉन्च करा जाता है। ठीक है, कंसनट्रेटेड HNO3 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कंसनट्रेटेड H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी साथ साथ होता है। और ये एविडेंट है चेरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। चेरिंग एक्शन का क्या मतलब है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट आपको दिया हुआ है उसमें से जितने पानी निकल सकते हैं सब निकाल दो, यानी कि इसमें 11 वाटर मैक्सिमम निकल सकते हैं, तो 11 वाटर निकाल दो, और बाकी जो कार्बन आपको मिलेगा ये कार्बन ब्लैक मिलेगा, एकदम काला कार्बन सूट के फॉर्म में मिलेगा, और इसको आप क्या बोल दोगे, चेरिंग एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन कार्बोहाइड्रेट। यानी कि बेसिकली चेरिंग एक्शन किसको दर्शाता है, डिहाइड्रेटिंग एक्शन को दिखाता है ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, बाकी ऑक्सैलिक एसिड के साथ भी मैंने इसकी बहुत इंपॉर्टेंट आपको रिएक्शन बताई हुई है। ठीक है, KMNO4 के साथ भी बताई हुई है कि किस तरीके से पानी हटा के वो क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा, और ऑक्सैलिक एसिड के साथ पानी हटा के क्या CO और CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कंसनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो H2SO4 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो सल्फर 0 है, तो और एक सल्फर +6 में है, तो +6 से नीचे आएगा और ये 0 से क्या ऊपर जाएगा, तो एक बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएगा। यानी कि एक सल्फर कहाँ 0 से गया +2 में, और दूसरा सल्फर क्या +6 से गया +2 में, तो +6 से +2 को क्या कहा आपने, रिडक्शन, और 0 से +2 को क्या कहा, ऑक्सीडेशन। एक तरीके से कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का क्या हो गया है, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बाकी अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो अगेन वो किस में जाएगा, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगी कंसनट्रेटेड H2SO4 की, तो नॉन मेटल्स पेरेंटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे और H2SO4 SO2 में रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही मेटल के साथ रिएक्शन होगी, तो मेटल के साथ अभी तो हम रिएक्शन देख ही चुके हैं एसिड्स की, तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के एक बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कि नेशन की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ को जज करा जाता है कि कितना क्वांटिटी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोड्यूस कर रहा है वो नेशन, और कितना कंज्यूम कर रहा है। तो नेशन की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ जज करी जाती है इस पैमाने पे कि कितना क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और कितना कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से इस पॉइंट से दर्शाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। ठीक है, बाकी यूजेस आप पढ़ सकते हो, जैसे आप लोग चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी।